जो मैंने बताया था कि संथाल व अगवा बासिंदे कैसे आकर बसे। इन क्षेत्रों में बसने के बाद उनके साथ अंग्रेजों ने कौन सी नीतियां अपनाई, किन नीतियों का अनुसरण किया और उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा यहाँ बसने के बाद। हम लोग इस पर आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेजों की वास्तविक नीतियां क्या थी। अंग्रेज कभी भी किसी का भी विकास या भला नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अपने उद्देश्यों को पूरा किया और उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही साथ उन्होंने थोड़ा बहुत विकास किया। सिंपल था, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। कभी कभी लोग वाद विवाद करते हुए ये कह जाते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ा विकास किया, अंग्रेजों ने रेल बनाई, अंग्रेजों ने पुल बनाया, अंग्रेजों ने ये बिल्डिंग बनाई, वो बनाई। तो देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसको सुनाई नहीं पड़ता था, कान से बहरा था, एक कान से बिल्कुल सुन नहीं पाता था। मान लीजिए वो अचानक हमसे मिलता है, मुझसे मिला और उसने कुछ अनाप शनाप बोल दिया। गुस्से में आकर मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ बहुत तेज का था और उसके कान के पर्दे खुल गए। उसको सारी चीजें सुनाई पड़ने लगी अच्छी अच्छी। तो मैंने मारा क्यों था? उसके अपशब्द कहने पे तो मारा था। मेरा ये उद्देश्य तो कभी नहीं था ना कि उसके कान सही हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक इंसिडेंस था। वो तो उसका लक कहिए, गुड लक कहिए कि उसके कान सही हो, नहीं तो और भी नुकसान हो सकता था। तो ठीक उसी तरह अब ये प्रश्न बनता है कि क्या मैंने उसको थप्पड़ मारा और उसके कान सही हो गए, तो ऐसी स्थिति में उसे हमसे आकर थैंक्स बोलना चाहिए, हमसे कहना चाहिए कि धन्यवाद आपने थप्पड़ मारा? कतई नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा तो उद्देश्य अलग था। मेरा तो उद्देश्य ये था कि उसको दंडित करना, ऐसा उद्देश्य कभी नहीं था कि उसका लाभ कर देना। तो वस्तु के विकास, स्थापत्य के विकास, कानून के विकास के पीछे उनका उद्देश्य जो था वो था अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना, ना कि आपका विकास करना। इसलिए जो भी लोग अंग्रेजों की बातें करते हैं, बताते हैं कि बड़ा विकास हुआ है, उनको एक मैसेज मैं देना चाहूंगा अपनी बातों से कि ये वही तरीका है कि थप्पड़ खाने के बाद बाई लक आपका कोई काम बन जाए और आप जाके थैंक यू बोलिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर से आ रहे हैं, अंग्रेजों की नीतियों को पढ़ रहे हैं और जितना संभव हो हमें घोर निंदा करनी चाहिए अंग्रेजों की, क्योंकि वास्तविक इतिहास जो समझ रहा है, वास्तविक चीजों को जो समझ रहा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि अंग्रेजों की नीतियां क्या थी, उनकी पॉलिसी क्या थी और क्या उनका उद्देश्य था। वो उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि आपकी कोई उन्नति हो जाए या आपके यहाँ रेल और एरोप्लेन दौड़ जाए। ठीक है, तो आइए अगवा बाशिंदों पे आते हैं हम लोग। अभी तक हमने इनके आने की प्रक्रिया पढ़ी है, अब हम इनके जाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे। कैसे? जब इनके अनुकूल नीतियां नहीं रह गई तब इन्होंने विरोध करना आरंभ किया। भाई शुरुआत में तो इनसे कहा गया था आप आइए फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी कर के आप रहिए, आपकी जमीन है, दामिने को है, ये आपकी हो गई, अब आप ही इसको जैसे रखना चाहे रखें। लेकिन धीरे से क्या हुआ, उस पर जब देखा उत्पादन अच्छा हो रहा है तो कर लगा दिया। कर लगाने के बाद कर की दरें बढ़ा दी। दरें बढ़ाने के बाद जब दर कर नहीं दे पाया तो उसको उस जमीन से विस्थापित कर दिया। तो इस तरह से क्या है, अन्याय ही तो है, तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए। भाई आप कोई व्यक्ति अपनी बेटी को दहेज में कार दे दे और कहे ले जाओ बेटा, इसको जैसे चलाना है ऐसे चलाओ, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद जाके वो कार ले ले, जब कहीं जाना हो बार बार ले आए, तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा उसको भी कि जब आप ही को चलाना है तो ले जाओ, यहाँ से हमको दिया क्यों था। ठीक, तो ये तो पारिवारिक मामला था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को जमीन दे दे और उसके बाद में कहे कि जाओ मैं आपसे कभी इसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं पूछूंगा, फिर धीरे धीरे जब देखे कि वो अच्छी मेहनत कर रहा है, उत्पादन अच्छा कर रहा है, तो मन में लालच आए और कहे कि नहीं भैया, अब इसमें जो उत्पादन होगा उसका आधा मुझे चाहिए, और अगर नहीं दे पाओगे तो मैं जमीन छीन लूंगा, तब मैंने दिया था तो दिया था, अब मैं नहीं दे रहा हूँ, बात से पलट जाए तो गलत बात है ना। तो यही था आंदोलन और विद्रोह विरोध का मामला। तो आने की प्रक्रिया हमने पढ़ी, अब जाने की प्रक्रिया में हम आ रहे हैं। तो जो सारी परिस्थितियों को देखते हुए संथालों ने जल्दी ही अनुभव कर लिया कि भूमि उनके हाथों में निरंतर नहीं रहने वाली है, कि भूमि उनके हाथों में
हमेशा नहीं रहने वाली है, कारण क्या था, ऐसा इनको क्यों लगा? उसका कारण था कि सरकार निरंतर भारी कर लगा रही थी और जो साहूकार इनको धन उधार देते थे वे ब्याज की दरें बढ़ा रहे थे निरंतर। ठीक, ये अदा न कर पाने पर इनकी भूमि छीन कर इन्हें विस्थापित कर दिया जाता था। ठीक ना, समझ में आया कि इनको इनकी भूमि से बेदखल करके वहां से विस्थापित कर दिया जाता था। जो साहूकार है इनके बारे में एक शब्द मिलता है दिक्कू, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए दिक्कू से आप क्या समझते हैं, तो दिक्कू का मतलब है एक साहूकार वर्ग जो इन संथाल जनजाति लोगों को अवसर आने पर या फिर मुसीबत के समय में आर्थिक रूप से मदद करता था और बाद में ब्याज की दरों के साथ वो पैसा अपना वापस लेता था उत्पादन होने के बाद। ठीक, 1850 के दशक तक संथाल के दशक तक यानी 1850 आते आते संथालों ने अनुभव किया कि उनका अपना स्वयं का आदर्श संसार हो, जहां उनके अपने नियम चलते हों, अब बताइए अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि इनको भगाएंगे फिर इनको लाएंगे और इनको भगाकर जमीन कब्जा कर लेंगे। ये क्या सोच रहे हैं कि आदर्श संसार हो, अपने नियम चलते हो, यानी अब ये क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अपने एक जो है शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, जबकि अंग्रेजों को ये स्वीकार नहीं था। और जब अंग्रेजों को इनकी द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां या कार्य स्वीकार नहीं है तो ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, संघर्ष। अब क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष किसके बीच होगा? अंग्रेज संथाल को लेके आए थे कि पहाड़िया लोगों को भगाएंगे तो हमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तो इन्होंने पहाड़िया का तो काम खत्म कर दिया, उनको भगा दिया। लेकिन अब ये स्वयं अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन गए। तो संघर्ष किसके बीच हुआ? अंग्रेजों व संथालों के मध्य। संथालों के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। अब देखिए संघर्ष की स्थिति में क्या होता है, कैसे आगे बढ़ता है। भीषण संघर्ष हुआ। भारी संख्या में संथाल मारे गए। मारने के बाद उनकी जो झोपड़ियां थी, झोपड़ी जला दिया गया। इनके परिवार के बच्चों व महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इनके बच्चों को दास बना लिया गया और महिलाओं से अनेक घिनौने कार्य करवाए गए।
साथ ही साथ इनकी पूरी बस्ती या पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। यानी कि जितना भी संभव था अत्याचार कर पाना अंग्रेजों ने इनके साथ इनको समाप्त करने के लिए किया। आपके किताबों में आपके जो चैप्टर का जो पेज है उसमें एक दो जगह एक चित्र दिया हुआ है जिसमें इधर कोई संथाल खड़ा है, ये गोली मार रहा है, यहाँ पर एक अंग्रेज टहल रहा है हाथी से, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे युद्ध हो रहा है। तो ऐसे ही उसमें कुछ दृश्य, उसमें कुछ चित्रांकन किया गया है। तो एक बार उस पर भी आप नजर डालिएगा तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या है, एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बच्चे और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, बच्चों को दास बना लिया जा रहा है, महिलाओं से अनेक घिनौने कार्य करवाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें अंग्रेजों ने इनके साथ आरंभ कर दी। अब इनका जो विश्लेषण है, वर्णन है, भारत में तो ये निंदनीय था, लेकिन ब्रिटेन में कैसे हो रहा है, ब्रिटेन में इसका वर्णन कैसे हो रहा है। ब्रिटेन में एक समाचार पत्र था, इनके जो कृत्य हैं वो वास्तव में निंदनीय है भारतीयों की दृष्टि से, लेकिन ब्रिटेन का एक समाचार पत्र है जिसका नाम था इलस्ट्रेट इलस्ट्रेटेड लंदन, ये एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में 1856 में 23 फरवरी 1856, आप कभी नेट पे सर्च करेंगे कि इलस्ट्रेटेड लंदन समाचार पत्र, डेट डालिएगा 23 फरवरी 1856, तो उसमें आपको एक चित्र मिलेगा। उसमें इसमें एक खबर छपी थी, ये आपको छपी हुई खबर उसमें अभी भी मिल जाएगी ऑनलाइन। खबर छपी कि विद्रोहियों को कुचल दिया गया है। विद्रोहियों को कुचल दिया गया है, यानी जो भी विद्रोह करने वाले लोग थे उनको समाप्त कर दिया गया है, उनकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है, और इनके गांव जला दिए गए हैं। इनके गांव जला दिए गए हैं। इस खबर से कंपनी ब्रिटेन के लोगों को आत्मगौरव का अनुभव कराना चाहती थी। आत्मगौरव का अनुभव कराना चाहती थी कि आप देखिए और गौरवान्वित होइए कि हमारे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में औपनिवेशिक व्यवस्था को स्थापित करने में कितनी योग्य है। ये आत्मगौरव का अनुभव कराने का उद्देश्य था इसमें छपी खबर के माध्यम से। लेकिन ऐसी भी स्थिति में संथाल हार नहीं मानते हैं, डटकर इनका मुकाबला करते हैं और कई मोर्चों पर इनको बुरी तरह पराजित करते हैं, परास्त करते हैं। और उस पराजय के परिणाम स्वरूप एक समझौता आरंभ होता है, एक संधि का दौर शुरू होता है, जिसके अंतर्गत एक परगना मतलब एक प्रशासन की एक इकाई है, एक परगना बना दिया गया जिसमें केवल संथाल रहते थे। उसका दायरा 5500 वर्ग मील रखा गया। तथा इस पर
कुछ विशेष कानूनों के द्वारा नियंत्रण रखा गया। ठीक, समझ लीजिएगा। ऐसी स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में भी जब देखा कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है, निपट पाना संभव नहीं है, तो स्थितियां बिल्कुल हाथ से बाहर जा रही हैं, क्योंकि उनको अन्य मोर्चों पर भी देखना था, तो ऐसे में एक परगना बना दिया इनके लिए, एक यूनाइटेड एरिया दे दिया कि आप यहीं पर रहिए, और कुछ विशेष कानूनों के साथ वहां पर रहने की और कृषि आदि करने की अनुमति इनको दे दी गई। इस तरह से ये काफी हद तक अपने क्षेत्रों से विस्थापित हो गए, इनका दायरा सिमट गया, छोटे क्षेत्रों तक ये सीमित हो गए, एक परगने तक इनका क्षेत्र रह गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, बुकानन का वर्णन का विवरण। ठीक, जो फ्रांसिस बुकानन था उसका जो विवरण था उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसको समझने के बाद अंग्रेजों की नीतियों को हम स्पष्ट तौर तक समझ जाएंगे स्पष्ट तौर से। तो कई बार हम रिपोर्ट को इतिहास का आधार मान लेते हैं, किंतु यह बुकानन की जो रिपोर्ट है, इसने जो रिपोर्टें प्रस्तुत की है, विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया है और सर्वेक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है, प्रस्तुत की है, तो कई बार हम बुकानन की रिपोर्ट को इतिहास लेखन का आधार मान लेते हैं। आधार मान लेते हैं मतलब इसी को वास्तविक मूल ग्रंथ मानकर और इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं कि हाँ इन्होंने जो कहा ये ऐसा रहा होगा। लेकिन ऐसे समय पर ये बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह था तो एक अंग्रेज अधिकारी ही, था तो एक अंग्रेज अधिकारी ही, यानी कि ये जो भी लिख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजों का पक्ष बचाकर ही लिख रहा होगा, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं अच्छा साबित करने का प्रयास करता रहा होगा। क्यों, उसका कारण मैं बता दूं। इसकी जो यात्रा होती थी, यात्रा का पूरा खर्चा राज्य अथवा कंपनी उठाती थी, और इसकी यात्रा के दौर में इसके साथ भू सर्वेक्षण करता, साथ साथ पालकी उठाने वाले और भोजन बनाने वाले और विभिन्न तरह के लोग होते थे। इसका पूरा एक दल होता था 20 से 25 लोगों का, जो इनकी सेवा में लगा होता था, और वो सब कहां से आते थे, कंपनी के लिए। तो ये जो भी काम करेगा कंपनी के लिए करेगा। और मैंने पहले भी बताया कि जब भी ये किसी क्षेत्र का विवरण या वर्णन प्रस्तुत करता है, तो उसमें इस बात को अवश्य बताता है कि यहाँ पर क्या नीतियां लगाई जाएं तो उससे फायदा हो सकता है, या यहाँ पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है, हमेशा बताया। इसका जो विवरण है वो हमेशा ऐसा रहा है कि जो क्षेत्र है, जो भूदृश्य है, इसने जिसको देखा उसका जो का त्यों वर्णन तो कर दिया, लिख दिया कि यहाँ पहाड़ी है, कंकर है, पत्थर है, पथरेली है, जो भी चीजें थी जैसे उसको नजर आई उसने वैसे उसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ उसने एक बात लगा दी, प्लस कर देता था उसमें एक बात कि यहाँ ये हो तो बेहतर हो सकता है, यानी कि यहाँ पर सुधार की गुंजाइश क्या है, किसको बचाया जा सकता है, किसको उजाड़ा जा सकता है, कौन सी फसल उत्पादित की जा सकती है, यहाँ से क्या आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। और हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि व्यापार के बाद हम कृषि को कब्जे में लें, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार होता है वो पूरी तरह से कृषि संबंधी वस्तुओं का होता है, कृषि से उत्पादित वस्तुओं का व्यापार विदेशों को होता है, चाहे वो मसाला रहा हो, चावल रहा हो, या अन्य कोई चीजें रही हो। जो भी चीजें थी उस मूलतः कृषि से थी, क्योंकि न फैक्ट्रियां थी और न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, न औद्योगिक कोई क्रांति हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप कल कारखानों से कोई वस्तु बनकर बाहर जा पाती। तो ऐसी दशा में सिर्फ एक ही चीज था, एक ही वस्तु थी निर्यात के लिए, जो उसका जो साधन था वो था कृषि पर निर्भर था। तो अंग्रेजों ने व्यापार को अपने कब्जे में किया, और कब्जे में करने के बाद कृषि की तरफ बढ़े, और कृषि की तरफ बढ़े तो हमने देखा इतना सारा तांडव हुआ पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में जमींदारों के साथ कानून नियम सारी चीजें लागू की, पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थिति हुई। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अब संभवतः 4 से 5 वीडियोस और आएंगे आपके, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग उम्मीद है कि 14 या 15 वीडियोस इसमें आपको मैं दूंगा। तो अब आएगा हमारा देहात
में विद्रोह, देहात में विद्रोह, जिसके अंतर्गत हम बंबई व दक्कन इन दो क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आप इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देहात में विद्रोह टॉपिक पर।